तारीख को बायोलॉजी का पेपर है और तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है आपकी। बस ये 10 मिनट की वीडियो और आपके 5 नंबर वाले सवाल पक्के। मैं आपको ऐसे 8 प्रश्न महत्वपूर्ण बताऊंगी जिनके बिना यूपी बोर्ड का पेपर बनता ही नहीं है। अगर टॉपर बनना है तो 1 सेकंड भी मिस मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1 से 5 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के पक्का प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। आप लोग को ऐसे ही बोर्ड कॉपी में लिखना है। नर जनन तंत्र में मुख्य अंग वृषण होता है। ठीक है, वृषण होता है। वृषण शरीर के बाहर एक थैली में आकार की स्थित होती है जिससे वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, ताकि तापमान कम रहे। ये बाहर किस लिए होता है? तापमान कम होने के लिए होता है। ठीक है, शुक्राणु बनने के लिए। इसके प्रमुख अंग कौन कौन से? तो प्रमुख कौन है? वृषण है, अधिवृषण, ठीक है, शिश्न। ये इसके कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? ठीक, समझ में आया? और शुक्रवाहिका। ठीक, ये हमारे प्रमुख अंग हैं। वृषण की संरचना क्या है? इसके अंदर बहुत सारी पतली नलिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये शुक्राणु बनाती है। तो शुक्राणु कौन सी नलिका बनाती है? शुक्रजनक। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सहायक नलिकाएं होती हैं? सहायक नलिका कौन कौन सी हैं? शुक्राणु बनने के बाद इन नलिकाओं से होकर गुजरते हैं। और ये सबसे आसान बच्चों लिखा गया है, काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वृषण जालिका। वृषण जालिका क्या है? यह नलिकाओं का मुख्य जाल होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले पर। आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को एक बात बता दें, इसमें बस ये याद रखना कि वृषण, ठीक, ये जो वृषण है शरीर के बाहर होता है और ये क्या करता है? तापमान को कम रखता है। ठीक है, डायग्राम में वृषण और ये मनुष्य का नर जरूर बनाना। ठीक है, समझ में आ गई बात? चल नेक्स्ट पे। तो बच्चों ये है डायग्राम। तो आप लोग को डायग्राम बनाना काफी आसान चित्र आप लोग बना सकते हैं। ये क्या होता है? ये वृषण है और इसमें क्या है? वृषण कोश। और ये जो नली गई है इसे क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। मूत्रमार्ग शिशन, ये क्या है? शिशन है। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राशय मूत्र नलिका। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। आप लोग को इसी तरह बोर्ड एग्जाम में बनाना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अधिवृषण। अब हमारा आता है अधिवृषण। अधिवृषण बच्चों किसको कहते हैं? एक लंबी कुंडलित नली होती है। ठीक है, वृषण, यह वृषण के ऊपर स्थित एक लंबी कुंडलित नली होती है। यहाँ शुक्राणु कुछ समय के लिए जमा होते हैं, परिपक्व यानी मैच्योर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट पे। यह नली शुक्राणु के अंदर गुहा पेट की ओर ले जाती है और मूत्र मार्ग में जुड़ी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि कौन कौन सी है? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बार्बोयूरेथिल ग्रंथि। ये काफी इम्पोर्टेंट है। और बाह्य ज्ञानेंद्रिय शिशन होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, जो कि कितने नंबर का आता है बच्चों? 5 नंबर का। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिया तो काफी नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, यह तंत्र मुख्य रूप से शिशु के विकास के लिए बना होता है। समझ में आ गया? ठीक, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से? अंडाशय, गर्भाशय,
योनि, ठीक है, ये इसके प्रमुख अंग हैं, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बच्चों इसमें याद रखने वाला क्या है कि आपको अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब याद रखना है, और ये चीज़ें आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रमुख अंग है एक जोड़ी अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है। गर्भाशय क्या होता है देख लेते हैं। गर्भाशय क्या होता है बच्चों? ये एक नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है, ठीक है, उल्टी संरचना होती है, ठीक है, खोखला अंग होता है। यह एक उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का खोखला अंग होता है, इससे बच्चेदानी भी कहते हैं, ठीक है। निषेचित अंडा यही आकार चिपकता है और 9 महीने तक शिशु का विकास होता है, ठीक है। अगला, इसका कार्य क्या क्या है बच्चों? कार्य क्या है? अंडाशय अंडा बनाता है, फैलोपियन ट्यूब में अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? निषेचन होता है। समझ में आ रहा है? और बच्चा गर्भाशय में विकसित होता है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जो मादा लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ठीक। अब आता है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिका कौन कौन सी है? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। प्रत्येक अंडाशय से एक नली निकलती है जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बच्चों क्या है? योनि, यह एक पेशीय नली है जो गर्भाशय गिरवा से बाहर की ओर खुलती है, ठीक है। ये संभोग के दौरान प्राप्त करने का मार्ग है और जन्म के बाद में बर्थनाल में कार्य करती है। और ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है इसका, ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथि होती? सहायक ग्रंथि कौन कौन सी है? बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया समझाइए। ये फूलों वाले पौधों में होता है, इसमें 2 बार मेल होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। ये पौधे का सबसे फेवरेट सवाल है, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, ठीक। यह केवल फूलों वाले पौधों में होता है। जब परागण भ्रूणकोश में पहुंचता है तो वह 2 प्रकार के मेल होते हैं, 2 प्रकार के मेल होते हैं, ठीक है। और इसे सर्वप्रथम किसने किया था प्रतिपादित? इन्होंने किया था एसजी नवाज़चीन ने। सर्वप्रथम फ्रिटिलियोरिया तथा विलियम पादपों में द्विनिषेचन की खोज की थी, ठीक है। इसमें अगुणित नर युग्मित अंडकोशिका से संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मक जाइगोट बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों सत्य निषेचन किसे कहते हैं? तो एक नर युग्मक हो गया, नर युग्मक प्लस अंडकोशिका, मिलकर क्या बना? युग्मनज, ठीक। अंडकोशिका से मिलकर क्या बना? ये युग्मनज बना, ये आपको याद रखना है। तो इससे क्या बनेगा? पौधा बनता है, ठीक है। अब आता है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्या है? दूसरा नर युग्मक प्लस 2 ध्रुवीय केंद्रक। 2 ध्रुवीय केंद्र बराबर भ्रूणकोश या बीज को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। चूंकि निषेचन 2 बार हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन, ठीक है। दोहरा निषेचन भी इसे कहते हैं, दोहरा निषेचन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और द्विनिषेचन से भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम आप लोग को इम्पोर्टेंट है और जरूरी है बनाना। इसका डायग्राम ध्रुवीय केंद्रक, अंडकोशिका, सहायक ग्रंथि ये होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है शुक्राणुजन की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। शुक्राणुजनन, ठीक। स्पर्मेटोगोनियम मूल कोशिका जो विभाजित होती हैं, ठीक है, विभाजित हो जाती हैं। फिर क्या होता है?
अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु कोशिका लंबी होकर पूंछ वाले शुक्राणु में बदल जाती है। कौन सी अर्धसूत्री विभाजन होकर लंबी कोशिका शुक्राणु में बदल जाती है? ठीक है। अगला, अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु की संख्या को क्या कर देता है? आधा हो जाती है। ठीक है। इस आप लोग को ऐसे ही बिल्कुल कॉपी में लिखना है। ठीक। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य और पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य और पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है। जो नर होता है, जैसे नर हो गया और मादा, ठीक है। नर में क्या होता है? XY होता है, ठीक। और मादा में क्या होता है? XX होता है, ठीक। X और X से मिलेगा तो क्या बनेगा? XX, यानी कि लड़की, ठीक है। फिर क्या होता है? X से मिलेगा तो क्या बनेगा? लड़की, ठीक। उसके बाद XX से मिलेगा तो क्या बनेगा? YX हो जाएगा तो क्या होगा? XY, ठीक है। ये भी XY, ठीक। ये क्या बना? ये लड़का बना। ये इसी प्रक्रिया को दिखाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह वह प्रक्रिया है और जिससे पता चलता है कि संतान नर होगी या फिर मादा, उससे लिंग निर्धारण कहते हैं, ठीक है। अगला, मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जब पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं तो आधे शुक्राणु में X गुणसूत्र और आधे में Y गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अगला क्या है? महिलाओं में बनने वाले सभी अंडाणु में केवल क्या पाया जाता है? X गुणसूत्र पाया जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी MCQ में, ठीक है। अब निषेचन के समय यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X से मिलता है तो संतान लड़की होती है, XX, यानी कि ये देखिए हमने भी बताया, ये ग्राफ बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X से मिलता है तो संतान XX होती है, ठीक है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इसमें पक्षियों में लिंग निर्धारण भी पूछा गया था, तो आप लोग को ये बनाना है पक्षियों वाले में, ठीक। ZW ZZ, ठीक है। ZZ क्या होता है? नर होता है। और ZW क्या होती है? मादा पक्षी होती है, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है? Z और Z मिलता है तो क्या बनता है? ZZ, यानी कि नर पक्षी, ठीक। और जब Z, ये वाला Z और ये वाला W मिलता है, क्या बनता है? ZW, यानी कि मादा, ठीक। और इस वाले Z को इस वाले Z से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ZZ, ठीक है। और इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ZW। तो ये आप लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक। ये इसमें था, पक्षियों में लिंग निर्धारण वाले में था, ठीक। इस ग्राफ को आप लोग देख लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते क्वेश्चन। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की व्याख्या कीजिए। जब दो अलग अलग गुणों जैसे बीज, रंग और आकार को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो एक गुण की वंशागति का दूसरा गुण से कोई लेना देना नहीं होता। दोनों गुण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण क्या है? गोल पीले बीज और झुर्रीदार भरे बीज का क्रॉस कराने पर अगली पीढ़ी में संयोजन भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसे रट लेना बच्चों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी विधि और उपयोगिता लिखिए, ठीक है।
यह किसी व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए के आधार पर करने की तकनीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयोग अपराधियों को पकड़ने के लिए, माता पिता की पहचान करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज यानी कि अपराधी यानी बलात्कारी को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं विधि। विधि क्या है? सबसे पहले डीएनए निकाला जाता है, फिर उसे टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा एक बैंड बनाया जाता है। ठीक है, इस तकनीक को सबसे पहले किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने। एलेक्स जेफरी ने किया था। ठीक है, जेफरिस ने किया था। ठीक, 1984 में विकसित किया था। ठीक है, डीएनए का पृथक्करण। तो डीएनए का पृथक्करण देख लेते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के खून, बाल की जड़, त्वचा या किसी भी कोशिका से डीएनए को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि इसे डीएनए को पृथक्करण कैसे कर सकते हैं? खून से कर सकते हैं, बाल से कर सकते हैं और त्वचा से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन क्रिक मॉडल की सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेते हैं अगला। इसे वाटसन और क्रिक ने 1953, ये याद रखिएगा, 1953 में दिया था। इसके दोनों स्टैंड शर्करा और फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को याद रखने का मैं बता दूं कि आप लोग को क्या याद रखना है। डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन की कभी मत भूलना। ठीक है, डायग्राम इसकी माप होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, डायग्राम भी आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। यह एक घुमावदार सीढ़ी जैसा होता है, अभी हमने बताया। सीधे डंडे नाइट्रोजन बेस के होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड सजीव कोशिका के गुणसूत्रों में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, समझा? फिर क्या है? डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका डायग्राम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये होता है बेस जोड़ा। ठीक है, और ये होता है शर्करा फास्फेट। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, ये 8 प्रश्न जो आपके नैया पार करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये 8 सवाल जो कि आपकी नैया पार लगा देंगे, इन सबके डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। कम से कम कितनी बार करना? 2 बार ज़रूर करिएगा। आज रात को कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, ताकि भी वो भी पास हो सके। कल आप लोग को नेक्स्ट बताऊंगी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।